हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका सानू भैया। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसए स्टडी की चैप्टर 3 की पार्ट नंबर 5 में। तो पार्ट नंबर 5 में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? पार्ट नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मेथड से हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसके दो मेथड हैं, हमें दो मेथड पढ़ने हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमें एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 को। रोल द इंट्रो। तो चलिए देखो, एल्जेब्रिकली मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो मैंने अभी आपको बताया दो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसके बेसिस पे एग्जांपल नंबर 4 कराऊंगा और एग्जांपल नंबर 5 कराऊंगा। तो चलिए अपने पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको, सब्स्टिट्यूट करना, कहीं से किसी चीज की वैल्यू निकाल करके दूसरी चीज में पुटअप करना। तो वही हमें करना है। हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं, दोनों पेयर में से दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की इक्वेशन निकालनी, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी और उसको दूसरे में पुट कर देनी और वहां से दोनों को सोल्व कर देना। इस तरीके से हमारी आंसर भी आ जाता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कह रहा है? Solve the pair of linear equation by substitution method. Solve the following pair of equation by substitution method. यानी कि हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है? सोल्व करना है। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन, चलो मैं यहीं से बना लेता हूँ, पहली और इसको दूसरी। हमें इक्वेशन दे रखी है, इसी को मैंने फर्स्ट और सेकंड बना लिया। अब देखो हमारी मर्जी है, हम किसी में से भी बना सकते हैं या ऐसा करते हैं इन्हें फर्स्ट और सेकंड ना बना करके मैं पूरा ढंग से रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर, इन टू variable is, the given pair of linear equation in two variable is 7x minus 15y is equal to 2, equation 1, and x plus 2y is equal to 3। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब देखो इन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेनी है। क्या ले लेनी है? इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेनी है और दूसरे में पुट कर देनी है। चलो मान लो अगर मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो है x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, पहली वाली इक्वेशन से, जैसे पहली वाली इक्वेशन क्या थी? 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब मान लो ये माइनस का 15 था, x के इक्वल की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 15y। अब देखिए ये 7 किस में है? मल्टीप्लाई में, और साइड में जाकर के ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 15y अपॉन में 7। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 15y अपॉन में 7। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट कर दूँ दूसरी इक्वेशन में। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है? अगर मैंने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो मैं इसे पहली इक्वेशन में कभी भी पुट नहीं करूँगा, इसे पुट करूँगा दूसरी इक्वेशन में। क्यों? अगर पहली में पुट कर दी तो वहाँ से वैल्यू नहीं आएगी। तो इसे हमेशा कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो आप, स्टार्टिंग में पहली ले सकते हो, दूसरी ले सकते हो, पर उनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल करके किसी दूसरे में पुट करनी है, उसी में पुट नहीं करनी है। अब देखो x की वैल्यू आ गई, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में तो यहाँ लिखूंगा पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में डाल दी तो क्या आ जाएगा? 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 15y अपॉन में 7 इज प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब देखो 7 से 7 कट गया, यहाँ से आया मेरा 2 प्लस 15y प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17y इज इक्वल टू 3। और ये प्लस का 2 था, साइड में जाकर के -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 1।
तो यानी कि y इज इक्वल टू 1/17, y इज इक्वल टू 1/17, y की वैल्यू आ गई हमारी 1/17। अब क्या करूँगा, अब हमारी मर्जी है जो y की वैल्यू आई है, चाहे आप इसे x में डालो, चाहे इसे आप पहली वाली इक्वेशन में डालो, चाहे आप इसे दूसरी इक्वेशन में डालो, चाहे या इसे तीसरी बना लो, इस तीसरी में डालो, कोई सी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। अब इस वैल्यू को तीनों से आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 1/17 इन इक्वेशन थर्ड। अब देखो इक्वेशन थर्ड में डालनी बहुत आसान है, अगर इक्वेशन थर्ड में डाल दी तो ज़्यादा आसान हो जाएगा इजीली। इन इक्वेशन थर्ड वी गेट हमारी मर्जी है, आप देखो चाहे इसे पहली में डालो तब भी आंसर सेम आएगा, दूसरी में डालो तब भी सेम आएगा, तीसरी में डालो तब भी सेम आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 + 15 इंटू 1/17 अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 + 15 अपॉन 17, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये आ गया 7। तो x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम लूँगा तो आएगा 17, और ये हमारा 17 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, 17 × 34 + 15 अपॉन में 7। x इज इक्वल टू 34 + 5, तो यानी कि 4 + 5 हो गया 9, और 314 अपॉन 17। अभी जो डिवाइड का था ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके, और 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7/17। क्या वैल्यू आ जाएगी? 7/17। तो देखिए दोनों इक्वेशन से हमने सॉल्व कर ली। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना है, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसे दूसरी में पुट करो, जिससे निकाली है वैल्यू उसमें पुट नहीं करनी है, उससे दूसरी में पुट करनी है। इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी एक वेरिएबल की। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को चाहे पहली में पुट करो, चाहे दूसरी में पुट करो, चाहे तीसरी में पुट करो, किसी में भी पुट करोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखा हमने इक्वेशन 1 और 2 से पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू को जो है मैंने पहली इक्वेशन से निकाली थी तो दूसरी में पुट कर दी, दूसरी से पुट करके y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने तीसरी में पुट कर दी तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। इन्होंने हमसे कहा था सोल्व द फॉलोइंग, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/15 एंड y इज इक्वल टू 1/17। तो यही हमारे आंसर है, x इज इक्वल टू 7/17 एंड y इज इक्वल टू 1/17। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए तो चलते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमारा एग्जांपल नंबर 5 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old you, what will be? Represent the solution algebraically। तो देखो हमें एक कंडीशन दे रखी है, एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, हमें एज का क्वेश्चन दे रखा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई एज का या कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, यहाँ पे आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, तो सबसे पहले आफ्ताब की एज को लेट कर लेंगे और उसकी डॉटर की आंसर। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, आफ्ताब बी एक्स ईयर। हमने क्या कर लिया, लेट आफ्ताब की एज को एक्स लेट कर लिया। अब उसकी बेटी की एज को क्या लेट कर लूंगा, वाई लेट कर लूंगा। एंड द एज ऑफ हिज डॉटर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, हर DAUGHTER, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर बी वाई ईयर्स। उसकी लड़की की कितनी सा उम्र हो गई, वाई ईयर्स हो गई, और आफ्ताब की कितनी हो गई, एक्स हो गई। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है 7 years ago, क्या लिखा है, 7 years ago। तो अब देखो यही समझने वाली बात है, 7 years ago। जैसे कि मान लो आफ्ताब, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आफ्ताब की अभी की एज है 10 साल। कितनी है, 10 साल। 7 साल पहले जो बीत चुके हैं, 7 साल पहले फ्लैशबैक में चले जाओ तो उसकी उम्र कितनी होगी, कितनी होगी, 3 साल। कितनी होगी, 3 साल। क्यों, क्योंकि 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, अगर हम बैक में जाते हैं एगो, 3 years ago, 2 years ago, 5 years ago तो करते हैं माइनस, और अगर हम फ्यूचर में जाते हैं तो एज में करते हैं प्लस। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम पीछे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा और आगे जाएंगे फॉरवर्ड में तो हमें प्लस करना पड़ेगा।
तो इसलिए 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो द एज ऑफ आफ्ताब, द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगी हमारी आफ्ताब की एज, वो हो जाएगी x माइनस 7 ईयर्स, x माइनस 7 ईयर्स। एंड एज ऑफ हिज डॉटर, एंड एज ऑफ हर डॉटर, उसकी लड़की की एज क्या हो जाएगी, ओ हिज आएगा इधर, एज ऑफ हिज डॉटर, DAUGHTER, एज ऑफ हिज डॉटर क्या हो जाएगी y माइनस 7 ईयर्स, उसकी लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी y माइनस 7 ईयर्स। ये जो है हमारा बन चुका है, ये हमारी कंडीशन बन गई। अब देखो, अब कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन क्या कही है इन्होंने, 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन, मैं जो हूँ तुम्हारे 7 गुना हूँ जितने तुम थे, यानी कि कौन, ये कह रहा है आफ्ताब, और आफ्ताब की एज क्या है x माइनस 7, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज क्या है x माइनस 7, ये कह रहा है मैं तुम्हारे 7 गुना था, 7 गुना। तो हम जो है इक्वल करने के लिए इसकी बेटी में 7 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7y माइनस 49, और हमारी x की वैल्यू प्लस 7 थी, इधर जाके माइनस 7 थी, इधर जाके प्लस 7 हो गई, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, इससे हमें दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, क्या दे रखी है, आई शैल बी 3 टाइम्स, अच्छा यहाँ से 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद, देखो अभी मैंने कहा अभी इसकी उम्र थी 10 साल, ठीक है, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, फ्यूचर में प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 3 13 साल, ठीक है। ऐसे ही इसकी एज अभी क्या है, x है, और 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3। एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स, आफ्ताब की एज क्या हो गई, 3 ईयर्स हो गई, एंड एज ऑफ आफ्ताब के बाद क्या होना है, उसकी डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी लड़की की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स, y प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। समझ आया कि अगर कोई भी प्रेजेंट एज है, सबसे पहले देखो एज का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले प्रेजेंट एज मानेंगे, दोनों की प्रेजेंट एज x और y, अगर हमें एगो में जाना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और फ्यूचर में जाना है तो वहां पे प्लस करना पड़ेगा। तो यहां से दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी, आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मैं जो हूँ मेरी उम्र तुम्हारे गुना कितनी हो जाएगी, 3 गुना, 3 टाइम्स, और टाइम्स मतलब पहले ही बताया, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अगर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे 3 गुना हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ये कहता है कि 4 टाइम्स हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, यहाँ से x इज इक्वल टू 3y प्लस 9, ये प्लस का 3 था, साइड में जाके माइनस 3, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3y प्लस 6 आ गई। अब देखो मैंने आपको कहा था, अब इन्हें जो है हमें देखो रिप्रेजेंट करना था सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली तो हमारी रिप्रेजेंट हो चुकी है दोनों सिचुएशन, पहली ये रही दूसरी ये रही, लेकिन अगर हमसे कहता फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो दो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के कितने मेथड, 2 मेथड, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। तो मैंने आज आपको क्या समझाया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए मैं आगे इसे कंटिन्यू करके प्रेजेंट एज निकाल के दिखाता हूं बाय दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या सिखाया मैंने आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना वेरिएबल की और उसे दूसरी में पुट कर देना। तो देखिए यहाँ से तो हमें दोनों की x की वैल्यू यहाँ से ये मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, तो क्या मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही x की वैल्यू दे रखी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई
7y माइनस 42 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारी y की x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 6। देखो ये भी x की वैल्यू थी, ये भी x की वैल्यू थी, इसलिए मैंने दोनों को LHS LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब देखो 7y ये प्लस का 3 था, इक्वल के इधर आके -3 और इज इक्वल टू माइनस का 46 था, इधर जाके 40 माइनस का 42 था, इधर जाके प्लस का 42 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7 में से 3 चला गया तो 4y इज इक्वल टू 48। अब ये 4 मल्टीप्लाई में साइड में जाके डिवाइड, 4 1 जो 4 4 2 जो 8, तो y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12 आ गई, तो यानी कि उसकी बेटी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 12 ईयर्स। अब इसको अब हम किसी में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी इक्वेशन 1 में भी। अब मैं कर देता हूँ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब हमारी इच्छा थी मैं इसे 1 में भी कर सकता हूँ, इसे 2 में भी कर सकता हूँ, किसी में भी कर सकता हूँ, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 12 माइनस 42, x इज इक्वल टू 12 सत्ते 84, यानी कि 12 7 जा 84 माइनस 42, तो x इज इक्वल टू 4 8 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, तो आफ्ताब की एज क्या आ गई 42। इस तरीके से हमने जो है एलजेब्रिकली मेथड को सॉल्व कर दिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमारी आफ्ताब की एज आ गई 42 और उसकी बेटी की एज आ गई 12। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 42 years and present age of his daughter, and present age of his daughter, present age of his daughter is equal to हो गई हमारी 12 years। कितनी हो गई 12 years उसकी बेटी की। तो ये था हमारा आंसर। आशा करता हूँ दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए जिसको भी समझ में आ गए हैं तो कमेंट कर दीजिए, अगर कोई डाउट हो तब भी कमेंट कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है हमसे, एग्जाम्पल नंबर 6 है इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, यानी कि एक पिछला भी एग्जाम्पल कराया था मैंने आपको ऐसे ही। इन्होंने कहा है हमसे 2 पेंसिल और 3 इरेजर कितने की है 9 रुपए की, 4 पेंसिल 6 इरेजर कितने की है 18 रुपए की है। अब हमें एक पेंसिल और एक इरेजर की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो जो चीज़ हमें निकालनी है सबसे पहले हम उसी को लेट कर लेंगे और x और y, let the cost of each pencil be x, each pencil be rupees x, यानी कि हर एक पेंसिल मैंने कितने की मान ली, हर एक पेंसिल कितने की है x की है। and the cost of each eraser, and the cost of each eraser be rupees y, हर इरेजर की कॉस्ट क्या है y है। तो अब देखो बस सिंपल सा है, तो बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो है अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है और एक इरेजर की कॉस्ट y है, तो 2 पेंसिल की क्या होगी, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x, और 3 इरेजर की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3y, और दोनों की कॉस्ट जो है वो किसके बराबर है 9 रुपए के। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ऐसे ही हमारी दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी कि 4 पेंसिल माने 4x प्लस और 6 इरेजर मतलब 6y इज इक्वल टू कितने की है 18 रुपीज़ की है, कितने की है 18 के। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए चलते हैं करते हैं। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या था आपको, सबसे पहले इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर मैं देख के बताऊं आपको तो ये कौन सी लाइन है, आप पहले ही बता सकते हो इन्हें, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से। ये दोनों जो है कंसिस्टेंट लाइन है। कैसे कंसिस्टेंट है, देखो 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा, 9/18 1/2 आएगा। तो यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/2 इज इक्वल टू c1/c2, और कंडीशन है कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट के क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 से हमने क्या देखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 था,
तो यहाँ से मैं 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये जो है 9, ये प्लस का 3 था, इधर जाके -3y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 9 - 3y, मल्टीप्लाई में 2 था तो साइड में जाके डिवाइड में। अब इस वैल्यू को मैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब इसको मैंने दूसरी इक्वेशन में डाल दी, दूसरी इक्वेशन में डाल के देखो 4 × 9 - 3y अपॉन में 2 इन प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो इस 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 9 जा 18, 2 3 जा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब इससे जो है ये कट गया, x 18 इज इक्वल टू 18। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया इन दोनों के क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। और हमारी कोस्ट तो तब आती जब ये क्या होती, इंटरसेक्टिंग होती, क्योंकि दो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन सॉल्व होंगी जब उनमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब वो दो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये कैसी लाइन थी, ये थी हमारी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली। तो यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन हम पर्टिकुलर नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, therefore the given equation are coincident, therefore they have infinite many solution, they have infinite many solution। तो ये सॉल्व नहीं होंगी। आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। दो ट्रेन है, दो ट्रेन की हमें इक्वेशन दी हुई है। पहली की दी हुई है x + 2y - 4 = 0, दूसरी वाली की दी है 2x + 4y - 12 = 0। हमसे कहा है विल द ट्रेन क्रॉस ईच अदर, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, तो ये होगी इंटरसेक्टिंग की इक्वेशन। किसकी होगी, इंटरसेक्टिंग की इक्वेशन। अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इनके सॉल्यूशन निकलेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहली वही लाइन होगी हमारी, द गिवन पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, द पेयर ऑफ अ गिवन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज क्या क्या दे रखी है हमें, सबसे पहले दे रखी है x + 2y - 4 = 0, एंड दूसरी वाली दे रखी है हमें 2x + 4y - 12 = 0। तो चलिए ये हमारी बन गई इक्वेशन 1, ये वाली हमारी बन गई इक्वेशन 2। तो हम पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है, एक इक्वेशन को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x + 2y - 4 = 0। x -4 उधर गया हमारा, प्लस का 4 + 2y था इधर जाके -2y, तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से ये, और ये बन गई इक्वेशन 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसे मैं किस में डाल दूंगा, दूसरी वाली में डाल दूंगा, इन इक्वेशन 2 वी गेट। क्योंकि जिस इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली है उसमें मैं कभी भी पुट नहीं करूंगा, उससे दूसरी वाली में पुट करूंगा, तो इसलिए मैंने इसे दूसरी वाली में डाली। 2 × 4 - 2y + 4y - 12 = 0। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 to the 8 - 4y + 4y - 12, इधर जाके इक्वल के +12 हो जाएगा, और ये -4 से +4 कट जाएगा, तो आंसर आया 8 = 12। क्या ये कभी भी पॉसिबल है, 8 कभी भी 12 के बराबर हो सकता है, नहीं। जब 8 12 के बराबर नहीं हो सकता तो इसका मतलब है दे हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये फॉल्स है। विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये कैसी है, ये गलत स्टेटमेंट है, और जो गलत स्टेटमेंट है तो उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते, दे हैव नो सॉल्यूशन। तो इस वजह से हमें क्या पता चली कि ये दोनों लाइन कौन सी हैं, पैरेलल हैं। तो आपको पता ही है दो ट्रेन आपस में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, वो हमेशा कैसी चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। तो इसलिए अब हम क्या लिख देंगे,
therefore which is false statement, therefore the given equation are parallel, parallel equation, therefore they have no common solution, जब उनके पास कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं तो will the rail cross each other? No, the rail do not cross each other, जब इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं है तो एक दूसरे को क्रॉस कैसे करेंगे, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 भी फिनिश हो चुका है। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया एल्जेब्रिकली मेथड का। एल्जेब्रिकली मेथड हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। फिर मैंने उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 ये सारे करके दिखाए। आशा करता हूं कि आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिनको भी फायदा हो सके, क्योंकि क्लास 10th के जितने ही बच्चे हैं उनको आशा करता हूं इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड डे।